हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। एफआरओ का जैसा कि आपको पता है कि चूँकि डेट बढ़ने के चांसेस हैं तो उसका लाभ भी आप लीजिए, है ना। और आशा करता हूँ आप बहुत ही जम के पढ़ भी रहे होंगे, अपने मेंस के प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे होंगे ताकि एग्जामिनेशंस हो तो आप अपना 100% एफर्ट लगा दें। हम आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर चुके हैं और आपके लिए क्लासेस भी ला रहे हैं, कभी बोर्ड पे तो कभी अपने नोट्स को भी आपके सामने प्रेजेंट करके ला रहे हैं। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किया है वो बहुत ही जगह से मटेरियल को कलेक्ट करके किया है और कहीं एक जगह ये नोट्स जो है ये मटेरियल आपको नहीं मिल पाएंगे कम्प्लीटली। तो मैंने बहुत रिसोर्सेज से छांट करके और टॉपिक वाइज जो भी आपके सिलेबस में है एनवायरमेंटल साइंस में, टॉपिक वाइज हर टॉपिक का नोट्स जो है डिमांड के हिसाब से जो कि आपके टॉपिक में है कंप्लीट कर दिया है और बहुत जल्दी आपके लिए उपलब्ध होगा, ठीक है। और ये पीडीएफ फॉर्म में होगा। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है मरीन पॉल्यूशन, ठीक है। समुद्री प्रदूषण क्या होता है, महासागरीय प्रदूषण या समुद्री प्रदूषण जो आप कह लीजिए। ये आपके एनवायरमेंटल साइंस पेपर 1 में जो चौथा नंबर टॉपिक है एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, उसमें है ये। उसमें कई सारे पॉल्यूशंस है, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है और इसके साथ ही साथ थर्मल पॉल्यूशन है और एक पॉल्यूशन ये है समुद्री प्रदूषण यानी मरीन पॉल्यूशन। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। और देखिए आपके सिलेबस में क्या है, कॉज, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन, 3 डायमेंशंस पर आपको आंसर नोट्स प्रिपेयर करने के लिए वहाँ पे सिलेबस में है, ठीक है। कि कॉज, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन के आधार पर क्वेश्चंस रह सकते हैं, यानी कारण और प्रभाव, यानी प्रदूषण के कारण क्या है, प्रभाव क्या है और रोकथाम के उपाय क्या हैं। तो आज हम देख रहे हैं यहाँ पे जो समुद्री प्रदूषण आप तो इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या, महासागर प्राकृतिक व मानव निर्मित प्रदूषकों का अंतिम सिंक है। देखिए सिंक क्या होता है ना। पॉल्यूशन सिंक कहिए या फिर कार्बन सिंक जो भी कहते हैं। जो देखिए सिंक का मतलब है जहाँ पे कोई चीज़ का अंतिम संस्कार होता है, मतलब कि अंतिम रूप से वो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है ना। जैसे पेड़ पौधे और समुद्र ये वृहत स्तर पर कार्बन सिंक है, प्रदूषकों का सिंक है, जहाँ पर प्रदूषक जाकर के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जहाँ पे जाकर के वो शून्य हो जाते हैं, जहाँ पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे आपके द्वारा रिलीज़ किए गए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो पेड़ पौधे क्या हैं, कार्बन सिंक हैं, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण कर ले रहे हैं, तो उन चीज़ों को सिंक कहते हैं, कार्बन सिंक, ठीक है। तो प्रदूषकों का अंतिम सिंक है महासागर। महासागर में जाकर के CO2 डिजॉल्व होते हैं, ख़त्म होते हैं, ठीक है। इसलिए समुद्री प्रदूषण तब होता है जब विभिन्न अपवाहित या उत्सर्जित प्रदूषक नौवहन वाहनों द्वारा उत्सर्जित तेल या फिर डिटर्जेंट जो है या फिर सीवेज या फिर कचरा तथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट, तलीय तेल खनन जो समुद्र में होता है से उत्सर्जित प्रदूषकों, या फिर तेल रिसाव जो कि समुद्र में वृहत मात्रा में होती है, या फिर ज्वालामुखी के उद्भेदन, या फिर अन्य तरीके से जो नुकसानदायक रसायन आते हैं, या फिर कणीय पदार्थ, औद्योगिक, कृषि, घरेलू अपशिष्ट, शोर या फिर आक्रमणकारी सूक्ष्मजीव जब समुद्री पारितंत्र में प्रवेश करते हैं तो इसे ही समुद्री प्रदूषण यानी मरीन पॉल्यूशन कहते हैं। देखिए समुद्र क्या है, पाक साफ जल है, ठीक है। इसमें जलीय जीवन है, पेड़ पौधे भी हैं, प्लैंक्टन्स जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वो बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सेफ एटमॉस्फेयर में जो है जी रहे हैं। लेकिन जब ह्यूमन से जो ये सब कचड़े, ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब फेंकी जाती है समुद्र में, जैसे अभी ह्यूज अमाउंट में प्लास्टिक, कई हज़ार टन जो है प्रत्येक घंटे समुद्र में फेंका जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, और ये सब जितने भी आप देख रहे हैं तेल, डिटर्जेंट, सीवेज, कचड़ा जो निकलता है, नगर पालिका अपशिष्ट, ये नदियों से होकर के आखिरकार समुद्र में ही जाता है और इस तरीके से समुद्र प्रदूषित होता है। तो ये एक ह्यूज परिभाषा है समुद्री प्रदूषण का। समुद्री प्रदूषण आई होप कि आप समझ गए कि कैसे होता है। अभी समुद्री प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है प्लास्टिक दर्द बन चुका है। ये 1903-4 के लगभग में इसका ईजाद हुआ, तब ये बहुत ही बेनिफिशियल माना गया और वाकई में है भी, आपके काम को आसान कर देता है और परिवहन के लिए जो भी आप ले जाते हैं, लाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा साधन है। लेकिन अब ये सर दर्द बन चुका है। तो देखिए इसके हम 3 डायमेंशंस पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, नोट्स प्रिपेयर किया हूँ जो कि आपके सिलेबस के डिमांड के हिसाब से है, कॉज, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन। तो देखिए समुद्री प्रदूषण का अर्थ क्या है, मानव गतिविधियों के कारण हानिकारक पदार्थों जैसे प्लास्टिक, रसायन यानी केमिकल्स और औद्योगिक कचरा, कृषि अपशिष्ट एवं तेल का समुद्र में मिलना। इन पदार्थों से समुद्री जीवों एवं उनके प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचता है। अभी जैसे
कोरल रीफ्स जो होते हैं, है ना, जो कोरल होते हैं, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, प्रवाल भित्तियाँ, ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में मात्र 1% हैं, लेकिन ये लगभग 25% समुद्री जीवों का आवास होते हैं और ये अभी ख़त्म हो रहे हैं समुद्री प्रदूषण के कारण, है ना। समुद्र में जो केमिकल्स जा रहे हैं तो उनके श्वसन के लिए बाधा उत्पन्न हो रहा है। अब जैसे ह्यूज अमाउंट पे जो हम अभी CO2 गैस और मीथेन वगैरह रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरल रीफ्स भी प्रभावित होते हैं और जब ये प्रभावित होते हैं तो फिर जो है वही प्रॉब्लम है, वही जो नुकसान है समुद्र को, ठीक है ना, समुद्री प्रदूषण होता है फिर। तो देखिए यहाँ पे क्या समुद्री प्रदूषण के कारण क्या क्या हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक कचरा है, तेल रिसाव है। देखिए तेल रिसाव कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ठीक है। समुद्र में जो तेल का खनन होता है, कई बार वहाँ पाइप लीकेज करने से बहुत ही बृहत स्तर पर फैल जाता है तेल, या फिर तेल का जो परिवहन होता है समुद्री जहाज़ों के जरिए, उनको भी लीकेज में आने में समुद्र में फैल जाता है। बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें बहुत अमाउंट में जो है तेल फैल गया है समुद्र में, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है समुद्री प्रदूषण का, ठीक है। इसके बाद सीवेज निपटान, खनन, कृषि अपशिष्ट, जो कीटनाशक, पेस्टिसाइड वगैरह जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्वरक, ये अंतिम रूप से खेतों से, नदियों से होते हुए फिर समुद्र में ही जाती हैं। जहाज़ों का कचरा, जो जितने कई हज़ार कई लाख जहाज़ चल रहे हैं समुद्र में, उन सभी का कचरा अंतिम रूप से समुद्र में ही फेंका जाता है, ठीक है ना। औद्योगिक कचरा है, ज्वालामुखी उद्भेदन है, ये प्राकृतिक कारण है। ब्रह्मांडीय धूल जो उड़ते हैं वो भी जाकर के समुद्र में मिलते हैं, जिससे जो है फैलता है पॉल्यूशन। अब देखिए एक एक करके इन कारणों को मैंने डिस्क्राइब्ड वे में बताया है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक कचरा कैसे समुद्र में जाकर के हानि पहुंचाता है, तो देखिए प्लास्टिक बोतलें, बैग और प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्रियां नदियों के ज़रिए एवं सीधे समुद्रों में फेंके जाते हैं, जो बड़े पैमाने पर समुद्र में माइक्रो प्लास्टिक के रूप में जमा हो जाते हैं, जो समुद्री जीवों के लिए खतरनाक बन जाते हैं। कई इसमें आप और 2-4 पॉइंट ऐड कर सकते हैं बहुत अच्छे से, कि समुद्री जीव इन्हें जो है जलीय जीव समझ करके खा भी जाते हैं और फिर वो उनके पेट में जाकर के हानिकारक प्रभाव पहुंचाते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी देखिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो कि पेस्टिसाइड में इस्तेमाल होते हैं, अभी पता है अटलांटिक में बहुत दूर एक व्हेल के जो है ब्लबर में, यानी उसके फैट में ये पॉप्स पाया गया, यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पाया गया, जो कि कीटनाशक हैं। तो ये इतना दूर कैसे पहुंचा, यही मानवीय क्रियाओं के द्वारा ही पहुंचा और जा करके समुद्री जीव के लिए भी घातक हो गया। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, समुद्र में प्रदूषण फैल रहा है, जलीय जीव जो है परेशान हो रहे हैं उससे। फिर दूसरे नंबर जो कारण है समुद्री प्रदूषण का, तेल रिसाव, इसको भी डिस्क्राइब किया मैंने। सीवेज निपटान, खनन, इसके साथ ही साथ कृषि अपशिष्ट, ठीक है, और जहाज़ों का कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, भूमि अपवाह, है ना। जैसे देखिए शहरी अपवाह, सड़कों, इमारतों, बंदरगाहों व खाड़ियों के निर्माण से होता हुआ अपवाह कार्बन, ठीक है, अपवाह कार्बन जो होता है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं अन्य खनिजों से लदे कणों व मिट्टी को अपने साथ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, समुद्र में ले जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं झारखंड का ही आपको दूं तो जादूगोड़ा की खदानें और जितने भी लॉ एस की खदानें हैं या फिर तांबा की खदानें हैं, ये कहाँ इससे स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, और स्वर्ण रेखा नदी में इन सभी क्षेत्र के खनन का अपशिष्ट जाता है कणीय रूप में भी, और ये फिर स्वर्ण रेखा नदी आपको पता है एकमात्र ऐसी नदी है जो जाकर समुद्र में मिलती है डायरेक्टली, बिना किसी नदी में मिले बगैर। तो जाकर के ये समुद्र में अपना कचरा डाल रही है, कणीय प्रदूषण, है ना। उसके बाद में फिर वायुमंडलीय प्रदूषण भी हैं, तो बहुत डिस्क्राइब वे में मैंने बताने की कोशिश की यहाँ पे कौन कौन से कारण हैं, ठीक है। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, तो इफ़ेक्ट क्या है, जलीय जीवों की मृत्यु होती है इससे, ऑक्सीजन की कमी होती है, डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन, जब पॉल्यूटेंट्स आते हैं पानी में तो जो खुलित ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है, प्रजनन प्रणाली में विफलता होती है समुद्री जीवों में, खाद्य श्रृंखला पर भी प्रभाव पड़ता है इसका, और भी आप बहुत सारे चीज़ जो है ऐड कर सकते हैं। मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, तो संक्रमित समुद्री भोजन मिलता है, संक्रमण जो है, जो जल से जो जीव आ रहे हैं मनुष्य के पोषाहार के रूप में, मछलियाँ वगैरह, वो प्रदूषित हैं। जैसा कि मैंने बताया कि व्हेल की चर्बी में पॉप्स पाए गए हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, तो वो मानव के लिए हानिकारक है। उसके बाद जल जनित रोग होगा अगर ये बढ़ेंगे तो, समुद्री प्रदूषण, श्वसन व त्वचा संबंधी रोग, अगर त्वचा से डायरेक्ट संपर्क में आते हैं तो श्वसन संबंधी रोग हो जाएगा। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पारिस्थितिक तंत्र का विनाश होगा,
समुद्री पारिस्थितिक तंत्र आपको पता होगा कि सबसे स्टेबल पारिस्थितिक तंत्र होता है, और ये पारिस्थितिक तंत्र जो है इतना स्टेबल है कि मतलब कि सबसे स्टेबल है और सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है। लेकिन पॉल्यूशन के कारण ये विनाश हो रहा है इसका। महासागरीय अम्लीकरण हो रहा है प्रदूषण के कारण, जिससे कोरल रीफ्स में कोरल ब्लीचिंग बढ़ रही है, और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। सूर्य प्रकाश में कमी आती है ना, सूर्य प्रकाश अंदर नहीं जा पाता, जिससे समुद्री पौधे नहीं फल फूल पा रहे हैं, जिसका प्रभाव फिर खाद्य श्रृंखला में बढ़ेगा। तटीय क्षेत्रों का भी क्षरण इससे हो रहा है। इन्हीं प्रभावों को मैंने डिस्क्राइब करके यहाँ बताया है कि जलीय जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है, प्रजनन प्रणाली में विफलता आएगी और खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो मैंने बताया कि संक्रमित समुद्री भोजन मिलेगा, जल जनित रोग होंगे, श्वसन व त्वचा संबंधी रोग होंगे। पारिस्थितिक तंत्र पर भी प्रभाव पड़ेगा, सबको डिस्क्राइब कर दिया मैंने, है ना। पारिस्थितिक तंत्र का विनाश होगा, महासागरीय अम्लीकरण होगा, है ना, और सूर्य प्रकाश में कमी आएगी, तटीय क्षेत्रों का क्षरण होगा। समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, कंट्रोल मेजर्स, कैसे कंट्रोल किया जाए इसको 3 डायमेंशन में, जैसा कि मैंने बताया है ना, कॉज, इफेक्ट एंड प्रिवेंशन। तो ये प्रिवेंशन है कि जब समुद्र में सीवेज का जो हम निपटान करते हैं नदियों में, उसका उपचार पहले कर लें, ठीक है। स्लज प्रोसेसिंग कर लें, रिसाव रहित टैंकर या तेल रिसाव रोकें हम समुद्र में, चूँकि ऑयल लीकेज बहुत बड़ा जो है एक कारण है समुद्री प्रदूषण का। रिसाव से निपटान के लिए ऑयल जैपर का प्रयोग किया जाए। ऑयल जैपर मतलब वो बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑयल को ख़त्म करते हैं। औद्योगिक व शहरी कचरा प्रबंधन किया जाए, कृषि अपशिष्ट प्रबंधन किया जाए, जागरूकता व शिक्षा बढ़ाया जाए, प्लास्टिक का कम उपयोग किया जाए, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में समुद्र को प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये नोट्स आपको बहुत जल्दी अवेलेबल PDF फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सारा नोट्स प्रिपेयर हो चुका है, बहुत जल्दी आपके लिए अवेलेबल होगा, आप हमारे साथ जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.